हाय एवरीवन। हम सब राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यानी फर्स्ट यूनिट है, जिसमें हमने स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम समानता के बारे में जानेंगे कि समानता की अवधारणा कैसे आई और विभिन्न विचारकों ने इसको किस तरीके से समानता को परिभाषित किया है। जब हम स्वतंत्रता को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है और राजनीतिकों ने किस तरीके से स्वतंत्रता को डिफाइन किया और स्वतंत्रता के संरक्षण की बात हमने कही थी। तो उसमें जब हमने एक शब्द पढ़ा हुआ था स्वतंत्रता के संरक्षण में आर्थिक विषमता का अंत, यानी वहाँ भी समानता का शब्द आया हुआ है। यानी समानता की अवधारणा जो है वो आधुनिक है तथा आधुनिक राज्य के उदय से जुड़ी हुई है। ग्रीक चिंतन में विशेषकर असमानता का समर्थन किया है। जैसे हम प्लेटो को देखें तो प्लेटो ने मनुष्यों को गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बताया है, आर्थिक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग में बांटा है। जबकि हम जब अरस्तू को देखते हैं तो उन्होंने असमानता को स्वाभाविक व प्राकृतिक माना है। उनके इस विचार से आप आसानी से समझ पाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से असमानता को मतलब जायज़ ठहराया है, यानी असमानता को। उन्होंने कहा कि दासता स्वाभाविक तथा वांछनीय है क्योंकि इसमें स्वामी व दास पारस्परिक रूप से लाभान्वित होते हैं। 16वीं सदी में अगर देखें तो पुनर्जागरण के विचारों तथा बौद्धिकता के प्रसार से समानता पर तब वहाँ पे इस बात पर बल दिया जाने लगा कि समानता लोगों में लाई जाए। ये जो इक्वलिटी शब्द है ये इसका बहुत ही व्यापक रूप देखने को मिलता है। जबकि हम अपने संविधान में देखते हैं तो इसके लिए अनेक प्रकार हम अनुच्छेदों में, धाराओं में हमारे समानता को संरक्षित करने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, जिससे स्वतंत्रता भी कायम रहे और समानता बनी रहे। सबका समान रूप से नए तरीके से एक नया भाव और एक नए विचार के साथ एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। लास्की के अनुसार देखें तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में समानता में कठिन कोई दूसरी अवधारणा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो लास्की ने ऐसे ही कहा कि इससे ज़्यादा जटिल या कठिन अवधारणा कोई समानता से नहीं है। इन्होंने अगर हम दूसरे रूप से देखें तो आधुनिक विश्व में संविदावादियों ने प्राकृतिक अधिकार के आधार पर व्यक्तियों की समानता का समर्थन किया है तथा इसकी समानता के कारण उन्होंने राज्य की सहमति की उत्पत्ति के बारे में देखा है। अगर रूसो की बात करें, यहाँ हमने रूसो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने उनकी एक फेमस कृति है डिस्कोर्सेज इन इक्वलिटी, उसमें उन्होंने समानता पर विशेष कर विचार प्रकट किए हैं। रूसो के अनुसार देखें तो उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति व परिवार के अभाव के कारण न सिर्फ व्यक्ति समान थे बल्कि स्वतंत्र भी थे। कालांतर में वैज्ञानिक अधिकारों के कारण असमानता की स्थापना भी थी और कालांतर में जब वैज्ञानिक आविष्कार के कारण असमानता की स्थापना हुई तो मनुष्य जो है विभिन्न वर्गों में विभक्त हो गया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो साम्यवाद से लेके यानी एक आदिम अवस्था से लेके जहाँ पे कोई पहले मनुष्य खेती करता है तो वहाँ पे जो है एक जो है जिसके पास ज़्यादा जमींदार भूमि हो गई, जिसके पास ज़्यादा पशु हो गए, तो एक तरीके से जिसके पास पूंजी होती थी वो शासक वर्ग हो जाता था और जिसके पास पूंजी नहीं होती थी, जिसके पास संपत्ति नहीं होती थी, वो शोषक हो जाता था। वो शासक वर्ग के द्वारा उसको शोषित किया जाता था। तो समानता की जो अवधारणा है ये धीरे धीरे 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के रूप में तो सामने आई, क्योंकि हर तरीके से आर्थिक रूप से भी लोग जो है असमानता थी। धार्मिक में तो लोग इतने अंधविश्वासी थे कि अगर कोई जो है सूर्य की परिक्रमा का अध्ययन भी कर ले रहा है कि किस तरीके से सूर्य की गति चल रही है, एक भौगोलिक अध्ययन कर रहा है, तो वो भी वहाँ पे कुछ ऐसे बहुत ही अंधविश्वास लोगों में था कि उनको जो है उनको सही बात के लिए, सही तर्क के लिए भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। यानी समानता की अवधारणा को एक व्यापक रूप में विचारकों के द्वारा चीज़ों को फैलाया गया। अगर हम जो है रूसो ने तो कहा है कि भद्र पशु होने के कारण व्यक्तियों को, उन्होंने प्राकृतिक स्वतंत्रता को माना है। भद्र पशु होने के कारण व्यक्तियों को प्रकृति में समानता प्राप्त है, जबकि संपत्ति के विकास में जिस असमानता की स्थापना हुई है वह पारंपरिक असमानता है। रूसो ने यह भी कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है पर वह सभी स्थानों पर बंधनों से बंधा हुआ है। रूसो ने बुद्धिवाद का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि चिंतन करने वाला मानव विकृत पशु है। रूसो ने जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सामूहिकता में ही देखी है, अर्थात बंधुत्व की भावना में ही असमानता को दूर किया जा सकता है।
और इन्हीं विचारों के कारण रूसो को प्रकृतिवादी भी कहा जाता है। रूसो जो है सामूहिकता ही समानता एवं स्वतंत्रता का संचालन इसी प्रकार, यानी वो मानते हैं जो सामूहिकता है उसी प्रकार से ही समानता का संचालन किया जा सकता है। और यही कारण है कि टालमन ने रूसो को जो है सर्वाधिकारवाद का जनक भी कहा है। तो हमने विभिन्न ये देखा कि समानता की अवधारणा कैसे आई और इसको विभिन्न विचारकों ने किस तरीके से परिभाषित किया है। समानता के प्रकार की बात करें तो समानता को दो प्रकार से बताया गया, एक औपचारिक समानता, दूसरा तात्विक समानता। औपचारिक समानता में हमने औपचारिक के बारे में आप जानते होंगे, एक इनफॉर्मल इक्वलिटी जो होती है जिसमें कानूनी समानता आता है और राजनीतिक समानता आती है, जबकि तात्विक समानता में सामाजिक समानता और आर्थिक समानता आती है। अब हम समानता के विधिक समानता की बात करें या कानूनी समानता की बात करें तो उसमें जो है इसका तात्पर्य समाज में सभी व्यक्तियों को जन्म, दैहिक या मानसिक क्षमताओं तथा अन्य विभिन्नताओं के बावजूद समान कानूनी दर्जा प्रदान किया जाता है। और इसका प्रमाण हमारा संविधान है, जिसमें हम देखते हैं मूल अधिकार जो हमको दिए गए हैं, यानी आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, भाषा किसी के भी आधार पर असमानता नहीं होगी, सबको समान रूप से अवसर भी प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल अस्पृश्यता का अंत भी किया गया है, लोक अवसर की समानता भी दी गई है। तो यानी कानूनी समानता प्रदान किया गया है। राजनीतिक समानता से तात्पर्य है कि नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों में की समानता हो। सामाजिक समानता जो तात्विक समानता के अंतर्गत आता है, इसमें उदारवादी विचारकों के अंतर्गत समान अधिकारों की प्राप्ति, जबकि समाजवादी विचारकों के ने ये माना कि अनैतिक एक रूपता, यानी सामाजिक समानता की जब बात करते हैं तो इसमें हम दो विचारक देखते हैं। एक जो ये मानते हैं उदारवादी विचार, जो ये मानते हैं कि समान अधिकारों की प्राप्ति हो, जबकि समाजवादी विचारक मानते हैं कि यह एक अनैतिक एक रूपता है। जबकि आर्थिक समानता की बात करें तो इसमें उदारवाद के अंतर्गत कार्य के समान अवसर और जबकि समाजवाद के अंतर्गत वाद का अधिकार माना है। अब अर्थ से आप आर्थिक समानता की बात और जब हम स्वतंत्रता की संरक्षण की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर आर्थिक रूप से भी समानता नहीं है तो समानता यानी एक पूंजीपति वर्ग समाज कई वर्गों में, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग कई वर्गों में विभाजित हो जाता है, तो आर्थिक समानता का भी होना आवश्यक है। विभिन्न विचारकों के द्वारा हम जो है समानता से संबंधित मत को देखें, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है रेमंड एरो, हेडरेनडार्फ। ये मानते हैं कि पूंजी में आर्थिक समानता संभव है। कैसे पूंजी में आर्थिक समानता संभव है? बिल्कुल, क्योंकि जो है हमने जब पढ़ा था जो है सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि वो उनका मानना था कि कोई भी मार्क्स के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो वो मानते हैं कि चाहे डॉक्टर को आप जो है जितनी फीस दे रहे हैं उतना एक मजदूर को भी फीस दीजिए, क्यों सारी संपत्ति राज्य के पास हो, यानी व्यक्ति विशेष को उसके जो है योग्यता के अनुसार पैसा उसको उतना ही दिया जाए जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। विलासिता संबंधी उन्होंने मार्क्स के, तो वैसे ही इनके विचार से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि पूंजी में आर्थिक समानता संभव है, लेकिन जब राज्य जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाए कि वो समान रूप से समान वेतन दे, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर कोई मजदूर हो। लॉर्ड एक्टन जो कहते हैं इन्होंने क्रिसिक बिल और बेजहार्ट जैसे ये तीनों जो है विचारक हैं, लॉर्ड एक्टन, क्रिसिक बिल और बेजहार्ट, ये उदारवादी विचारकों में आते हैं। और पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स और अभिजनवादियों के अनुसार कि समानता व स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से विरोधी हैं। बात करें अगर प्रोधो के अनुसार, प्रोधो ने इस तरीके से बताया कि संपत्ति चोरी है और समकालीन संदर्भों में डेनियल वेल ने आदर्श मेरिटवाद के आधार पर समानता का समर्थन किया है। यानी प्रोधो, रेमंड एरो, लॉर्ड एक्टन, इन्होंने अपने अपने तरीके से बताया है कि किस तरीके से समानता एक विरोधी के रूप में भी है और समानता किस तरीके से समाज में समानता भी ला रही है। बेल के अनुसार देखें तो इन्होंने कहा मेरिटवाद की स्थापना तभी संभव है, मेरिटवाद यानी समानता या समाजवाद की स्थापना तभी संभव है जब समाज में अवसर की समानता हो तथा प्रत्येक व्यक्ति की मर्यादा का उल्लंघन न हो। राल्स इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जब हम जस्टिस पढ़ेंगे, इसी का पार्ट है, तो उसमें हम देखेंगे कि न्याय को किस तरीके से परिभाषित किया गया है और विभिन्न विचारक जैसे जॉन राल्स की जो महत्वपूर्ण फेमस बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो
तो उसमें उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि समानता असक्षमता को जन्म देती है तथा समाज में असमानता अकाट्य है, यानी असामान्यता अकाट्य है। परंतु राल्स ने अपने भेदमूलक सिद्धांत के आधार पर उसी अस्पष्टता को समर्थन किया है जिससे न्यूनतम समाज के निम्नतम वर्ग के हितों का अधिकतम संवर्धन हो। यानी विभिन्न विचारकों के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि समानता समाज को में जिस तरीके से स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखा गया है, एक लोकतंत्र की, यानी जब हम राज्य को परिभाषित करते हैं तो उसके 4 अंग के रूप में देखते हैं। संप्रभुता को देखते हैं तो उसके स्वतंत्रता और संप्रभुता में ये समान रूप से ये बातें आ जाती हैं कि लोकतंत्र के साथ साथ समानता और स्वतंत्रता को पूरी तरीके से एक लोक कल्याणकारी राज्य में होना चाहिए। अगर स्वतंत्रता एवं समानता से संबंधित मत हमने देखा, स्वतंत्रता एवं समानता से संबंधित मत में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्वतंत्रता और समानता, पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य एक ही है या क्या ये दोनों एक ही बातें निकल के आती हैं। यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों का उद्देश्य वास्तव में व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास है। आप आसानी से समझ पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। एक्टन का कहना है कि दोनों में विरोधाभास यह है कि समानता और स्वतंत्रता जो कि परस्पर विरोधी विचार के रूप में प्रतीत होते हैं, विश्लेषण करने पर एक दूसरे की आवश्यकता सिद्ध होती है। यदि व्यक्ति को समान अवसर मिले तो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपनी शक्तियों के विकास की स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। तो इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं कि समानता के द्वारा स्वतंत्रता पर कार्य किया जाता है। यदि किसी राज्य में समानता नहीं है तो वहाँ स्वतंत्रता ही नहीं हो सकती, अगर समानता है तो वहाँ स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता पर इसके सब दोनों के विषय में लॉर्ड एक्टन और लास्की ये कहते हैं। लॉर्ड एक्टन ने स्पष्ट रूप से कहा कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता ही आशा ही, यानी जो स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। जब तक समानता की उत्कृष्ट जो है अभिलाषा न हो, यानी एक समाज में समानता न हो, तो वहाँ पे स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ है। स्पष्ट रूप से इन्होंने बताने की कोशिश की है। लास्की कहते हैं डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उन्हें उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया है। किंतु यह एक गलत निष्कर्ष है कि उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप से लेने का कारण ऐसा ही किया गया है। दोनों यानी लॉर्ड एक्टन और लास्की ने स्पष्ट रूप से बताने की प्रयास किया कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर स्वतंत्रता है तो वहाँ पे समानता भी होगी और समानता है तो वहाँ स्वतंत्रता होगी। तो हमने इस चैप्टर में जाना समानता की अवधारणा, समानता के प्रकार तथा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से कैसे संबंधित है उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।